सो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हम कर रहे हैं। सबसे पहले ऑफेंसेस होते क्या हैं? तो एन ऑफेंस इज अ ब्रीच ऑफ लॉ और रूल। ब्रीच का मतलब क्या होता है? ऑफेंस इज अ ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक करना। ब्रीच का मीन होता है ब्रेक। तो ब्रेक करते हो, अगर आप ब्रेक करते हो किसी भी लॉ को या किसी भी रूल को, दैट इज इलीगल एक्ट। यानी किसी भी लॉ को और किसी भी रूल को, अब ये ऑफेंसेस ना जीएसटी के पर्सपेक्टिव से नहीं समझा रहा, ये एक जनरल टर्म में समझा रहा है कि ऑफेंसेस का मतलब होता है कि किसी भी लॉ को ब्रेक करना या फिर रूल को ब्रेक करना। ठीक है, जैसे कुछ इलीगल एक्ट करना तो उसे कहते हैं ऑफेंसेस। ठीक है, तो सिमिलरली एन ऑफेंस अंडर जीएसटी इज अ ब्रीच ऑफ, तो जीएसटी के अंदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ऑफेंसेस का मतलब क्या होगा? जीएसटी के अंदर ऑफेंसेस का मतलब है जो जीएसटी एक्ट के अंदर, जो आपने एक्ट पढ़ते हो, जैसे सेक्शन 7 पढ़ते हो, सेक्शन 15 पढ़ते हो, सेक्शन 65 भी पढ़ा आपने, सेक्शन 35 पढ़ा आपने, और उसके बाद और सेक्शन 31 पढ़ा, तो बहुत सारे सेक्शन आपने पढ़े। और तो जो भी अपने जितने भी जो सेक्शंस पढ़े, जो आपने उसका भी आईटीसी का भी सेक्शन पढ़ा आपने, जो सेक्शन 17 है, तो आईटीसी का भी आपने सेक्शन पढ़ा। तो अगर इन सारे सेक्शंस को आप क्या करते हो, आप इनके इनके प्रोविजंस को आप ब्रीच करते हो, तो ये ऑफेंसेस अंडर जीएसटी बन जाते हैं, या फिर जीएसटी के रूल्स के। ठीक है, तो वैसे आप क्या पढ़ रहे हो? आप जीएसटी एक्ट पढ़ रहे हो, आपको रूल्स नहीं पढ़ने, रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट ऑफेंसेस तो दोनों तरह के, दोनों साइड से ही होंगे ना। अगर आप जीएसटी एक्ट का भी अगर आप कोई प्रोविजन तोड़ते हो, जीएसटी रूल्स के अंदर भी अगर कुछ लिखा हुआ है, उसका भी कुछ जो रूल्स को ब्रीच करते हो, तो उनको क्या कहते हैं? ऑफेंसेस अंडर जीएसटी कहते हैं। और पेनल्टीज क्या होती है? पेनल्टी वही होती है कि जो पनिशमेंट आप इम्पोज करते हो। पेनल्टी इज अ पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय लॉ। अब मैं इसलिए इसको बता दिया, वैसे तो आप ये खुद पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी रिलेटेड कोई टर्म आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि लिखोगे कैसे। तो लिखना भी तो आना चाहिए ना। अब आप पेनल्टी तो सबको पता है और ऑफेंसेस भी सबको पता है, बट उसको लिखना कैसे है? तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब पेनल्टी कैन बी बोथ, कॉर्पोरल भी हो सकती है और पिक्यूनरी भी हो सकती है, सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है। कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरल पेनल्टी देखो दो तरह की हो सकती है। एक पेनल्टी हो सकती है जो कॉर्पोरल से रिलेटेड पेनल्टी हो। ठीक है, तो कॉर्पोरल पेनल्टी जो होती है वो कौन सी रिलेटेड होती है? वो जेल से रिलेटेड होती है। एक होती है पिक्यूनरी पेनल्टी, जिसे कहते हैं मॉनेटरी पेनल्टी होती है। जैसे फाइन आपके ऊपर लगा दिया, आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 300 रुपये, आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये पेनल्टीज कौन सी है? ये पेक्यूनरी पेनल्टीज बोला जाता है इनको। पिक्यूनरीज का मतलब होता है कि जो मॉनेटरी टर्म में जो होता है उसे पिक्यूनरी बोलते हैं। ठीक है, लॉ के अंदर उन मॉनेटरी को पिक्यूनरी बोला जाता है। और वेरस अगर कोई जेल वाली जो पेनल्टी होगी, अगर होती है, कोई इम्प्रिजनमेंट हो गया, जैसे 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई, ठीक है, 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरल पेनल्टीज बोला जाता है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी पेनल्टीज है अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कॉमन, ऐसे कौन से कॉमन ऑफेंसेस हैं जीएसटी के अंदर, ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जीएसटी के अंदर और उनसे रिलेटेड कौन सी पेनल्टीज हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो पेनल्टी आ रही है वो कौन सी आ रही है? अगर आप पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न, मुझे बताओ एनुअल रिटर्न, आपको मैंने बताया था एनुअल रिटर्न जो होती है इसका फॉर्म नंबर क्या होता है? एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या होता है? एनुअल रिटर्न आपकी 9 में फाइल होती है, जीएसटीआर 9 में। उसकी लास्ट डेट क्या थी रिटर्न फाइल करने की? 31 दिसंबर। बिल्कुल करेक्ट पीयूष। तो 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। अगर आप उसको डिले करते हो फाइल करने में तो उसकी कितनी पेनल्टी है? देखो, लेट फीस कितनी है? 100 रुपीज पर डे।
100 रुपये एक दिन की पेनल्टी आपके ऊपर लगा देंगे वो, ठीक है। और 100 रुपये किसके उसमें है, CGST के उसके अंदर है, और 100 रुपीज SGST के उसमें है, यानी टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी आपके ऊपर, 200, 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी। देखो जैसे आपका GST रेट आप पढ़ते हो ना, तो GST रेट भी डिवाइड हो जाता है, 9%, जैसे 18% है तो 9% CGST, 9% SGST के अंदर डिवाइड होता है। वैसे ही जो पेनल्टीज होती हैं, आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो, आप CGST एक्ट पढ़ रहे हो, तो CGST एक्ट 100 रुपीज पेनल्टी लगाएगा, तो वेयर एस SGST भी तो लगाएगा, तो SGST भी 100 रुपीज लगाएगा, यानी टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी, 200 रुपये। 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है। आप जितने दिन लेट फाइल करोगे, अगर मान लो आपने 15 जनवरी को रिटर्न फाइल करी, कितने रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। अगर मैंने 15 जनवरी को, 31 दिसंबर की मेरी डेट थी, बट मैंने 15 जनवरी को मैंने रिटर्न फाइल करी, कितने दिन मैंने लेट फाइल किया, मैंने 15 दिन लेट फाइल किया। तो जब मैंने 15 दिन लेट फाइल किया तो मुझे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 15 गुना में 200, क्योंकि एक दिन की 200 रुपए की पेनल्टी है, तो 15 गुना में 200, तो ये कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा समथिंग। तो 3000 रुपीज आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर आप 15 दिन डिले कर देते हो तो। वैसे ही अगर आप मैक्सिमम, लेकिन अब ये 3000 तो हो गई, बट मैक्सिमम अब क्या, एक बात सोचो, अगर कोई पर्सन है, कोई सप्लायर है, वो 2 महीने लेट फाइल करता है, 60 दिन लेट फाइल करता है, तो फिर तो यार अगर 200 रुपए की पर डे की पेनल्टी लग रही है तो फिर तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो बट यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है वो 5,000 रुपये लग सकती है, 5,000 से ज़्यादा की पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। अब यार मान लो अगर उसने किसी भी XYZ रीज़न से वो बहुत लेट हो गया, वो 3-3 4-4 महीने लेट हो गया, अब 4 महीने की पेनल्टी पर डे का 200, और आप 4 महीने, तो 4 4 × 30, तो 120, तो 120 को आप इंटू करोगे 200 से, कितनी बड़ी पेनल्टी बन जाएगी, 24,000 की पेनल्टी, बताओ। तो आप बात समझ रहे हो, तो इसलिए मैक्सिमम पेनल्टी भी दी हुई है कि मैक्सिमम पेनल्टी लेकिन 5,000 की लगेगी, अगर वो लेट फाइल कर रहा है, उससे भी ज़्यादा लेट फाइल कर रहा है, तो मैक्सिमम 5,000 तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही बाकी भी पेनल्टीज है। अगर आप पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR, अगर आप GSTR नहीं फाइल कर रहे हो तो इसकी पेनल्टी आपको ये वाली याद नहीं रखनी, मैं आपको बताऊंगा। ये वाली पेनल्टीज को मैं डिलीट करवा रहा हूँ। इसकी पेनल्टी जो आपको याद रखनी है वो है 50 रुपीज़। अच्छा नहीं, नहीं नहीं, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जो पेनल्टी है ये नॉट फाइलिंग की है, लेट फाइलिंग की नहीं है। एक है लेट फाइलिंग की, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर आप लेट फाइल करते हो GSTR रिटर्न्स जो है, एनुअल रिटर्न की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप लेट फाइल करते हो तो उसकी कितनी है, उसकी 50 रुपीज़ की पेनल्टी है, 50 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है। ये मैंने आपको उस रिटर्न वाले चैप्टर में मैंने बताया था, शायद से यहाँ पे होगा, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर भी होना तो चाहिए, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप याद कर लो। ये रिटर्न के चैप्टर में मैंने बताया था, मैं दिखा देता हूँ आपको, रिटर्न की ना स्लाइड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। वो मैं ये करा रहा हूँ सेकंड पॉइंट, जिसमें पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR है। एक पेनल्टी होती है कि डिले करना, आप लेट फाइल कर रहे हो। एक पेनल्टी होती है कि आप फाइल ही नहीं कर रहे, आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे, और बहुत टाइम बीत चुका है, ना ही आपने जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ चल रहा है, आपने अप्रैल की भी फाइल नहीं करी, आपने मई की फाइल भी नहीं करी, आपने जून की भी नहीं करी, जुलाई की भी नहीं करी, है ना, आप फाइल ही नहीं कर रहे रिटर्न अपनी, तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगाई जा सकती है, 10% ऑफ द टैक्स ड्यू। जितना भी आपका टैक्स होगा, आपका जितना भी टैक्स बन रहा होगा आपका, जैसे मान लो अप्रैल से लेके नवंबर मंथ तक आपका जो टैक्स बन रहा है वो लेट्स से 1,00,000 रुपीज़ बन रहा है। अब ये 1,00,000 रुपीज़, चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे जैसे 2,00,000 रुपीज़ बन रहा है आपका टैक्स, तो 2,00,000 का 10%, तो कितना हो गया, 20,000, और 20,000 या फिर 10,000, इन दोनों का जो भी हायर होगा, हायर कितना आएगा, 20,000, तो 20,000 रुपये 20,000 की आपकी पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर।
अब जो थर्ड पेनल्टी है वो थर्ड है कि अगर आप कमिट करते कोई फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉड किया किसके अंदर, जीएसटी के अंदर, ये सारी जीएसटी की बात हो रही है, कहीं और की बात नहीं हो रही। अगर आप जीएसटी के अंदर आप कोई फ्रॉड करते हो, जीएसटी से रिलेटेड कुछ फ्रॉड करते हो आप, तो उसकी पेनल्टी कितनी है? उसकी पेनल्टी है ये वाली पेनल्टी तो जरूर याद रख लेना। उसकी पेनल्टी है 100% ऑफ द टैक्स ड्यू, 100% ऑफ द टैक्स ड्यू, या फिर 10,000, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। मान लो अगर आपने कोई फ्रॉड किया 1 करोड़ का, लेट से जो 1 करोड़ का, 1 करोड़ के टैक्स का आपने कोई फ्रॉड किया, तो 1 करोड़ या 10,000, इन दोनों में से बड़ा क्या है? 1 करोड़। तो कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी? आपको 1 करोड़ पे करनी पड़ेगी। टैक्स तो पे करना ही करना है, टैक्स के लिए नहीं, टैक्स तो अलग है। टैक्स तो 1 करोड़ देना ही है, प्लस में पेनल्टी भी 1 करोड़ देनी पड़ेगी, यानी अब आपको 2 करोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। तो फ्रॉड वाली कितनी पेनल्टी है? 100% या फिर 10,000, विच एवर इज हायर। और सम केसेस में अगर बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, जैसे उसके अंदर 2-3 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको जेल जेल भी सुनाई जा सकती है। मतलब ये पेनल्टी लगेगी लगेगी, प्लस में जेल भी हो जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेनल्टी फॉर हेल्पिंग अ पर्सन कमिट फ्रॉड। अगर कोई पर्सन, ऊपर क्या था, ऊपर तो था कि कोई कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है, नीचे क्या है, यहां पे है, ये वाला पॉइंट क्या है, यह है कोई हेल्प कर रहा है उसकी फ्रॉड करने में। जैसे कोई सीए है, लेट्स से कोई मैथ सीए है, या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, या फिर कोई प्रोफेशनल बंदा है जिसको जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज थी काफ़ी, ठीक है, और उसने हेल्प किया है, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी। बट उसके ऊपर पेनल्टी कितने की लगेगी? 25,000 की। जैसे नीरव मोदी या विजय माल्या, मान लो विजय माल्या ने क्या कहते हैं, बहुत सारा घपला किया टैक्स का, ठीक है, तो उसके ऊपर तो वो पेनल्टी ऊपर है। जो विजय विजय माल्या के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो कौन इसमें लगेगी? ये वाली पेनल्टी लगेगी, विजय माल्या वाली। विजय माल्या की पेनल्टी ये है क्योंकि विजय माल्या ने फ्रॉड किया है। बट विजय माल्या की कोई ना कोई हेल्प कर रहा होगा ना, वो इतना इतना ज़्यादा उसको नॉलेज थोड़ी है, वो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प तो ले रहा होगा ना, चाहे वो किसी सीए की हेल्प ले रहा होगा, चाहे किसी एडवोकेट की हेल्प ले रहा होगा, चाहे किसी भी प्रोफेशनल बंदे की हेल्प ले रहा होगा। ये जितने भी जो जो ये सारे के सारे जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेते हैं। ऐसे कभी भी कोई इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं होती। इनके इनके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी है? सिर्फ 25,000 की पेनल्टी है, कोई ज़्यादा पेनल्टी नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक पेनल्टी है, ये वाली पेनल्टी को आप इग्नोर कर सकते हो, कंपोजिशन की पेनल्टी जो है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगली पेनल्टी कौन सी है? पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली चार्जिंग जीएसटी रेट, या फिर चार्जिंग हायर रेट। अगर आप जीएसटी के अंदर कोई गलत रेट चार्ज कर रहे हो, या फिर हायर रेट चार्ज कर रहे हो, जैसे कि किसी किसी गुड्स के ऊपर या किसी सर्विस के ऊपर 5% रेट एप्लीकेबल था, बट आप चार्ज कितना कर रहे हो? आप 12% चार्ज कर रहे हो, आप 18% चार्ज कर रहे हो। ठीक है, यानी 5% लगना चाहिए था, लेकिन आप 18% चार्ज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जान पूछ के हायर रेट आप चार्ज कर रहे हो, तो उस केस में पेनल्टी कितनी है? उस केस में भी पेनल्टी है जो 100% ऑफ टैक्स ड्यू, जितना भी जो टैक्स ड्यू है, मतलब जो टैक्स देना है, उसका उसका 100% और 10,000, विच एवर इज हायर। तो इस केस में भी सेम ही है, जो फ्रॉड वाली पेनल्टी है वही वाली पेनल्टी इसके अंदर भी है। तो ज़्यादातर अगर आप देख रहे होगे, देखो यहाँ पे भी 100% और 10,000, विच एवर इज हायर। यहाँ पे भी देखो 100% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000, विच एवर इज हायर। यहाँ पे भी देखो 100% ऑफ टैक्स ड्यू। तो ज़्यादातर क्या है? ज़्यादातर आपको पेनल्टी देखो सिमिलर दिख रही होंगी, 100। तो इसको याद करना ईजी है, इनको आप याद कर सकते हो, ईजिली याद हो जाएगा आपको। बट ये ऑफेंसेज याद कर लेना। अगर आप इन्वॉइस इशू नहीं कर रहे तो उसकी भी सेम पेनल्टी है, 100% और 10,000, विच एवर इज हायर। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया,
आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था, आपको रजिस्ट्रेशन यानी आपकी 40 लाख की जो लिमिट थी दिल्ली के अंदर वो क्रॉस हो चुकी थी, बट आपने फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। या फिर आप क्या कर रहे हो, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर देते हो, चाहे 1 रुपए की भी अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर लोगे तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाता है, इररिस्पेक्टिव हो आपकी कितनी भी टर्नओवर है। उस समय टर्नओवर देखते भी नहीं है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर हो तो आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के उस केस के अंदर आ जाते हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अगर आपने तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है, जितना भी टैक्स है उसका 100% या फिर 10,000, जो भी हायर होगा वो। उसके बाद है कि अगर आप इनकरेक्ट इनवॉइस आप इशू करते हो, अगर आप जो इनवॉइस है वो इनकरेक्ट इशू करते हो। इनकरेक्ट इनवॉइस का मतलब क्या हो गया कि जैसे कुछ भी जो चीज़ें हैं गलत इनवॉइस इशू कर रहे हो आप, जैसे गुड्स को कुछ गलत दिखा रहे हो, कोई और गुड्स बेच रहे हो और कोई और गुड्स दिखा रहे हो, ठीक है। आप बेच रहे हो जीन्स तो शर्ट दिखा रहे हो आप, तो अलग, ये गलत इनवॉइस आप भेज रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपकी पेनल्टी कितनी है, 25,000 की पेनल्टी है। तो इसमें फ्लैट पेनल्टी है, 25,000 की पेनल्टी लगेगी सीधा। और अगर आप गलत रिटर्न फाइल कर रहे हो, अब ये देखो रिटर्न की पेनल्टी दोबारा से आ गई है। एक रिटर्न की पेनल्टी थी लेट फाइल करने की, एक रिटर्न की पेनल्टी थी रिटर्न ना फाइल करने की, एक रिटर्न की पेनल्टी है जो रिटर्न गलत फाइल करने की। आपने फाइल तो करी है और टाइम पे फाइल करी है, बट गलत फाइल करी है, इनकरेक्ट डिटेल्स दी हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आप गलत फाइल कर रहे हो तो पेनल्टी नहीं है, बट हाँ इंटरेस्ट लग जाएगा आपके ऊपर। इंटरेस्ट लग जाएगा जितना भी आप शॉर्ट अमाउंट आप डिपॉजिट करा रहे हो। जैसे कि आपको टैक्स जमा कराना था, वो 50,000 जमा कराना था, आपने जो गलत फाइल करके आपने 20,000 जमा करा दिया, तो जो 30,000 का जो अमाउंट है ना, जो डिफरेंस है, उसको आप जमा कराओगे विद इंटरेस्ट के साथ, 18% के साथ। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है। और उसके बाद है, अगर आप क्या करते हो, आपने किसी से इनवॉइस ले रखा है और उस इनवॉइस का आप क्या कर रहे हो, आप डिले पेमेंट कर रहे हो। मतलब आपने किसी से परचेज किया है, ये वाली पेनल्टी मैं समझा देता हूं। अगर आपने किसी से परचेज किया है कुछ, ठीक है, उस परचेज करने के बाद आपने उस इनवॉइस की पेमेंट नहीं करी, तो आप लेट लेट कर रहे हो आप, तो उस केस में क्या होगा, आपने अगर आईटीसी ले लिया होगा, परचेज करते टाइम आईटीसी मिलता है ना, तो जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। जैसे कि मेरा एक बिजनेस है, मैं किसी के पास गया और किसी सप्लायर के पास गया, मेरा बिजनेस है, मैं किसी सप्लायर के पास गया और मैंने कुछ कुछ गुड्स को परचेज करे, तो क्या मैं उन गुड्स का, मैं परचेज कर रहा हूं तो क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं ना। मैं परचेज करके आ गया, मैं आईटीसी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी का चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है आपको कि आईटीसी परचेज के टाइम पे मिलता है, मैंने बिजनेस के लिए परचेज किया है आईटीसी, और तो मैं आईटीसी ले सकता हूं। बट हुआ क्या, आईटीसी तो ले लिया मैंने, बट मैं उसकी उसकी पेमेंट नहीं कर रहा। और जैसा मैंने आपको बताया था, याद करो आईटीसी के चैप्टर में, अगर आप इनवॉइस की पेमेंट नहीं करते, यानी अगर जो रिसिपिएंट है वो इनवॉइस की पेमेंट नहीं करता, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचेगा नहीं, और जब गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पहुंचेगा तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं। तो अगर आपने अगर आईटीसी ले चुके हो तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स का मतलब आपको वापस लौटाना पड़ेगा। तो अगर कितने दिन में पे नहीं किया, 6 महीने के अंदर, अगर 6 मंथ के अंदर अगर आपने नहीं पे किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारी पेनल्टीज हैं, आपको लग रहा होगा बहुत सारी पेनल्टीज है, बट मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो इसमें से कोई भी 5 पेनल्टीज याद कर लो, जो भी आपको ठीक लग रही है, इनमें से कोई भी 5 पेनल्टीज याद कर लो। अगर पेनल्टीज के साथ साथ ऑफेंस भी याद कर लेना कि ये पेनल्टी है किसकी, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन तो याद करनी ही करनी है, ऑफेंस क्या होता है, पेनल्टी क्या होता है, प्लस में कोई भी 5 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज याद कर लो। आपको जो चीज ठीक लगती है वो याद करो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से तो आप एटलीस्ट अब लिख सको। यहां पे जो बात हो रही थी, यहां पे हायर रेट लगना चाहिए था 5%, बट आप क्या कर रहे हो, 5% लगना चाहिए था, आप क्या कर रहे हो,
आप 5% नहीं लगा रहे, आप लगा रहे हो 5% लगना चाहिए था, आप लगा रहे हो उससे ज़्यादा का रेट। आप 12% लगा रहे हो या फिर आप 18% वाला रेट लगा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में ये वाली पेनल्टी है। अब नीचे एक और पेनल्टी आ गई है जो जो ये कह रहा है, चार्जिंग लोअर रेट। चार्जिंग लोअर रेट, अगर आप लोअर रेट कर रहे हो तो अब ये लोअर रेट का मतलब क्या हो गया, आपका जो लगना चाहिए था 18% लगना चाहिए था, बट आप क्या कर रहे हो, आप 18% नहीं लगा रहे। 18% लगना चाहिए था बट आप क्या कर रहे हो, आप कम वाला चार्ज कर रहे हो। तो ठीक है, दोनों में फ़र्क है। 5% आप लगना चाहिए था, 18%, यहाँ पे 5% लगा रहे हो, तो उस केस में क्या है, अगर जितना भी शॉर्टफॉल होगा आपको गवर्नमेंट को कितना सबमिट कराना था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर पे 28% लगता है। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह पे, एसी वगैरह पे 28% लगता है, बट आप कितना लगा रहे हो, आप 5% लगा रहे हो, आप 18% लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप कम लगा रहे हो। तो गवर्नमेंट का क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट का लॉस कर रहे हो आप। आपको जब बोला हुआ है गवर्नमेंट ने कि 28% लगाओ, 28% लगाओ एसी के ऊपर, तो आप कितना लगा रहे हो, आप 18% लगा रहे हो। तो आपकी गलती है ना, आप क्या कर रहे हो, आप रेवेन्यू, आप गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका लॉस कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी शॉर्टफॉल होगा उस शॉर्टफॉल पे 18% इंटरेस्ट के साथ आपको वो शॉर्टफॉल सबमिट कराना पड़ेगा। टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट ही है, इसको फटाफट समझ लेते हैं और क्लोज करते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही फिनिश हो गया ना। तो जेल क्या है, जेल की पनिशमेंट क्या हो सकती है, अगर आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ का कोई टैक्स इन्वॉल्व है तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का टैक्स इन्वॉल्व है तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का कोई टैक्स इन्वॉल्व है तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन तो तीनों केस में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम हमारा हो चुका है, तो आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। सिर्फ जेल यही थी, जेल का अब ये याद आपको ही करना है, कैसे याद करना है या आप ही के ऊपर है कैसे आपको याद करना है। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ से 2 करोड़ की अगर आप कोई टैक्स इन्वॉल्व है, यानी आपने कोई ऐसा फ्रॉड किया जिसके अंदर जो टैक्स इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ यानी 100 लैक्स, 100 लैक्स से 200 लैक्स तक का अमाउंट इन्वॉल्व है टैक्स का, तो उस समय 1 करोड़ 1 साल तक की आपको जेल हो सकती है। तो यहाँ पे 1 साल तक की जेल बोली भी है, इसका मतलब क्या है, 1 साल तक की जेल का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है 1 साल तक ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 6 महीने की हो। यहाँ पे मैक्सिमम जेल जो कितनी बोली हुई है वो 1 साल की जेल बोली हुई है, बट वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आपको कितनी जेल होगी। मैक्सिमम जेल कितनी हो सकती है, 1 साल की हो सकती है। ठीक है, अगर जो जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो भी ऑर्डर सुनाएगा आपके लिए, या जो भी कोर्ट है जो आपके लिए जो ऑर्डर सुनाएगा, तो वो कंसीडर कर लेगा कि आप कितने बड़े गिल्टी हो। आप जितने बड़े गिल्टी होगे आप उतनी मैक्सिमम जेल हो सकती है। ठीक है, बस मैं यही समझा रहा हूँ कि 1 साल की अगर मैक्सिमम जेल लगी है, अगर उसको लगता है, अगर 1 करोड़ से कम है तो नो जेल। यस जानवी, तो सिर्फ पेनल्टी लगेगी। अगर 1 करोड़ से कम का अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो कोई जेल नहीं होगी आपको, आपको सिर्फ पेनल्टी, जो आपको फाइन चार्ज करके, आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी चार्ज करके आपको छोड़ दिया जाएगा। बट अगर 1 करोड़ से ऊपर की कोई टैक्स इन्वॉल्व होगा, अब 1 करोड़ यार बड़ा अमाउंट हो गया ना, तो 1 करोड़ में अब आपसे पेनल्टी भी ले रहे हैं, साथ में आपको जेल भी दे रहे हैं। अब जेल भी मैक्सिमम 1 से 2 करोड़ की 1 साल की जेल होगी, 2 करोड़ से 5 करोड़ का अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो 3 साल तक की जेल होगी। अब जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ, अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का कुछ कांड किया आपने टैक्स का, तो आपको मैक्सिमम 3 साल की, मैक्सिमम लिखा हुआ है 3 साल। इसका मतलब क्या है, क्या सर इसके अंदर भी 6 महीने की जेल हो सकती है, हाँ 6 महीने की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैक्सिमम अप टू लिखा हुआ है। अप टू का मतलब ये नहीं है कि 3 साल, अगर आपने जो अगर 2 करोड़ का टैक्स किया तो 3 साल की ही होनी है, नहीं, कम का भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर 5 करोड़ से ऊपर का है तो अप टू 5 ईयर्स है,
अब बार बार बोल रहा हूँ मैं, अप टू 5 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि 5 साल की ही जेल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस अप टू 5 ईयर के अंदर सिर्फ आपको 6 महीने की ही जेल सुनाई जाए, या 1 दिन की ही जेल सुनाई जाए। अगर उनको लगता है, कोर्ट को लगता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, इस बंदे ने गलती से किया होगा ऐसा, जेन्युइन पर्सन है ये, तो इसको छोड़ देते हैं, 1 दिन की जेल सुना के छोड़ देते हैं, तो 1 दिन की जेल हो जाएगी। बट मैक्सिमम 5 साल की जेल हो सकती है। पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। तो पेनल्टी इन ऑल 3 केसेस है। तो इसी के साथ हमारा ये पेनल्टी और ऑफेंसेस का चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।